everyone. In this session, we will discuss about solution of mock 7, that is of unit system particles rotational motion. Okay, तो हम start करते हैं हमारा first question, that is if the angular momentum of a rotating body about a fixed axis is increased by 10%, its kinetic energy will be increased. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एक बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है एक एक्सिस के अबाउट, ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज कर दिया 10%। लेट्स से कि जो पहले एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो एल है, ठीक है, तो इंक्रीज करने के बाद कितनी वैल्यू आ गई, L2 ले लेते हैं, ठीक है, इंक्रीज हुआ बाय 10%, तो 10% इंक्रीज जाएगा ऐसे, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई एंगुलर मोमेंटम की, तो इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 11/10 इंटू एल। लेट्स से जब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू L1 है तो काइनेटिक एनर्जी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू K1 है, और जब इन एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज कर दिया काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, K2। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है K, ये किसके इक्वल होती है L²/2I के, ये रिलेशन होता है इन दोनों के बीच। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है काइनेटिक एनर्जी L² एंगुलर मोमेंटम के साथ डायरेक्टली डिपेंडेंसी शो कर रही है, तो रेशियो लिख लेते हैं यहाँ से K1/K2 इज इक्वल टू L1/L2 स्क्वायर, ठीक है, दोनों का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं हम, तो K1/K2, L1 कितना है L स्क्वायर हो जाएगा, L2 कितना है हमारे पास 11/10 का स्क्वायर L स्क्वायर से L स्क्वायर फैक्टर कैंसिल हो गया, K1/K2 क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर इज 100, 11 स्क्वायर इज 120, तो यहाँ से K2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ गई 121/100 इंटू K1। अब पूछा क्या गया है, इंक्रीज पूछा गया काइनेटिक एनर्जी में, तो इंक्रीज वो भी ऑप्शन में देखिए परसेंटेज इंक्रीज है, तो निकाल लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज। कैसे निकालते हैं हम, ऊपर लिखेंगे चेंज वैल्यू K2 माइनस K1 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू दिस इज K1 इंटू, अब K1 ऊपर से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, क्या बचा 121/100 माइनस 1/1 इंटू, ये हमारे पास आ गया 21/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आंसर मिल रहा है 21%, ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क हैव द सेम मास एंड थिकनेस, तो दो डिस्क है जिनका मास क्या है, सेम है, थिकनेस भी सेम है, देयर मटेरियल्स हैव डेंसिटी D1 एंड D, तो एक मटेरियल की डेंसिटी D1 है, एक की D2 है। मान लो ये डिस्क है फर्स्ट और ये सेकंड डिस्क है, ठीक है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, थिकनेस दोनों की T गिवन है, डेंसिटी मटेरियल की यहाँ पे D1 है, यहाँ पे क्या है D। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस, मतलब ये जो इसके सेंटर में से एक्सिस पास कर रही है इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है फाइंड करना। हमें पता है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सेंट्रल एक्सिस के अबाउट, अगर कोई एक्सिस पास कर रही है सेंटर एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर के थ्रू जो एक्सिस पास कर रही है, तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है डिस्क के लिए mr²/। अब मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये तो डिस्क है, डिस्क के लिए वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। लेट से रेडियस कितना है डिस्क का r है, तो एरिया कितना आ जाएगा πr² इंटू थिकनेस t। यहाँ से r² की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या मिलेगी m/, डेंसिटी d की फॉर्म में रिलेशन है तो ये d कर देते हैं, डेंसिटी रिप्रेजेंटेशन m/d पाई t, ठीक है, r² की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई m/d/t। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन जो है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 उसमें फिल कर देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला 1/2 r² की जगह m/d/t। यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेंसिटी के इनवर्सली रिलेटेड है ना, इनवर्सली डिपेंडेंसी आ गई, तो यहाँ से रेशो हम लिख सकते हैं, दैट इज I1/I2 इक्वल टू D2/D1, तो रेशो आ गई हमारे पास ये वाली, तो ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू बॉडीज ऑफ मास 6 किलोग्राम 4 किलोग्राम,
फर्स्ट बॉडी का मास है 6 किलोग्राम, सेकेंड बॉडी का मास है 4 किलोग्राम एंड देयर वेलोसिटीज आर। तो फर्स्ट के लिए वेलोसिटी v1 वेक्टर वो कितना गिवन है 5 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 10 k कैप। और सेकेंड मास के लिए वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी वेक्टर 10 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 5 k। देन द वेलोसिटी ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का रिलेशन हमें निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसका रिलेशन क्या होता है m1 v1 वेक्टर m2 v2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं हम, तो v वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, m1 है 6, v1 की वैल्यू ये हमने फिल कर दी, प्लस m2 कितना है 4, v2 की वैल्यू, ठीक है। और नीचे क्या है, दोनों मासेस का सम यानी कि 6 प्लस 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये क्या मिला 30 आई कैप, ठीक है। आई कैप वाली टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, ये 4 इंटू 10 40, 30 प्लस 40 हो जाएगा आई कैप, ठीक है। प्लस जे कैप वाली टर्म, फर्स्ट टर्म क्या मिली -12 और ये यहाँ से -8 जे कैप, प्लस के कैप वाली टर्म कलेक्ट कर लेते हैं 10 6 6 प्लस 5 4 20, नीचे हमारा आ गया 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 40 प्लस 30 70 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 80 के कैप डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ से वेलोसिटी कितना मिला 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 8, ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a solid cylinder of mass m, radius r, it rolls without slipping down the inclined plane of length l and height h। तो लेट्स से ये हमारा कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहाँ से सिलेंडर रोल होके नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे सिलेंडर है जो रोल होके नीचे की तरफ आ रहा है। What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches the bottom? जब ये नीचे आ जाएगा, मान लो यहाँ पे पहुंच, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि वो किस वेलोसिटी के साथ, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी जब सिलेंडर नीचे आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इनिशियली क्या था, वो यहाँ हाइट पे था, तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वो किस में चेंज हो गई, क्योंकि वो रोल होके नीचे आ रहा है, मोशन में है, तो उसकी एनर्जी कौन सी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, ये हाइट h है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्योंकि रोलिंग हो रही है तो दोनों काइनेटिक एनर्जीज आएंगी हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर रोटेट भी कर रहा है, रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर लेते हैं हम, mgh दिस इज हाफ mv² प्लस हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना होता है हमारे पास mr²/2, और हमारे पास ये रिलेशन भी होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से v/r, वो यहाँ पे फिल कर देते हैं v² अपॉन r² हो जाएगा, स्केयरिंग कर दी, r² से r² कैंसल, तो mgh ये क्या बना हाफ mv² प्लस 1/4 mv², एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, mgh इज इक्वल टू 4 एलसीएम लिया तो ये मिला 3/4 mv², m से m कैंसल हो जाएगा फैक्टर, तो g इंटू एच दिस इज इक्वल टू 3/4 v², तो v² हमारे पास आ गया 4gh अपॉन 3, और हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 4gh अपॉन 3 का स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड रेडियस r अबाउट इट्स डायमीटर। तो यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है, लेट से उसका रेडियस कितना है r, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, ऑप्शन में भी रिजल्ट डेंसिटी की फॉर्म में गिवन है,
तो यहाँ पे हम मास को रिप्लेस कर देते हैं। मास को कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी। तो अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन में वैल्यू फिल कर देते हैं, 2/5। दिस इज मास की वैल्यू 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी इंटू r²। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 to the 8, 5 3 15। पाई की वैल्यू फिल कर देते हैं 22/7, और ये डेंसिटी और ये आर की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 176, 15 7 द 105, दिस इज रो आर की पावर। तो ये ऑप्शन मिल रहा है मुझे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्लाई व्हील ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्लाई व्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 3 × 10⁻², किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट इज रोटेटिंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड कितनी गिवन है, 4.6 रेडियन पर सेकेंड। इस स्पीड के साथ वो रोटेट कर रहा है व्हील हमारा। तो टॉर्क जो है वो कितना लग रहा है, दैट इज 6.9 × 10⁻²। इट रिटार्ड्स द व्हील। अब जब टॉर्क लगेगा तो व्हील की स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, रिटार्ड कर रहा है वो, उसके मोशन को रिटार्ड कर रहा है। तो टाइम इन विच द व्हील कम्स टू एट रेस्ट, मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड कितनी है 4.6 और फाइनल कितनी है 0, क्योंकि वो रेस्ट पे आ रहा है। तो हमें बताना है कि कितने टाइम में जो व्हील है वो रेस्ट पे आए। ठीक है, तो हमें रिलेशन पता है कि जो एंगुलर एक्सलरेशन होती है वो क्या होती है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, है ना। और टॉर्क किसके इक्वल होता है, आई इंटू अल्फा। यहाँ से एंगुलर एक्सलरेशन क्या आ जाएगी, टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये रिलेशन जो है ये किस में चेंज हो गया, दिस इज टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। अब टॉर्क की वैल्यू फिल कर देते हैं, 6.9 × 10⁻², मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 × 10⁻², ओमेगा फाइनल 0, दिस इज 4.6, और डेल्टा टी हमें निकालना है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया फैक्टर, ये हमें यहाँ पे मिला 2.3। 2.3 इज इक्वल टू -4.6 अपॉन डेल्टा टी। हम नेगेटिव साइन यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम जो है वो नेगेटिव तो होता नहीं है। ये नेगेटिव साइन आया क्यों है, बिकॉज यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। ठीक है, रिटार्डेशन हो रही है यहाँ पे। तो सिंपली डेल्टा टी क्या आ जाएगा, 4.6 अपॉन 2.3। तो डेल्टा टी कितना मिला, जस्ट 2 सेकेंड। तो कितने टाइम में जो व्हील है वो रेस्ट पे आ रहा है, 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर, मास इज 1 किलोग्राम। तो इस डिस्क का रेडियस है हमारे पास 2 मीटर, मास है 1 किलोग्राम। इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, इट इज 2 किलोग्राम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, ये एक्सिस कौन सी है, जो सेंटर से पास कर रही है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब आई एक्स वाई गिवन है। ठीक है, तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू दिस एक्सिस बट पासिंग थ्रू द एज ऑफ डिस्क। यानी कि ये जो सेकंड डायग्राम है हमें ये एक्सिस गिवन है IX1Y1, ये निकाल। ठीक है, तो IX1Y1 के अकॉर्डिंग के अक्रॉस हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मुझे क्लियरली दिख रहा है ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स वाई एक्सिस प्लस m इंटू डी स्क्वायर। अब एक्स वाई एक्सिस कौन सी एक्सिस है, एक्स वाई जो एक्सिस है वो सेंटर से पास कर रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो उसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है हमें, दैट इज 2, प्लस मास कितना है डिस्क का, 1। अब ये d क्या होता है, ये दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कितना है, ये जितना रेडियस है इस डिस्क का उतना ही डिस्टेंस आएगा। तो d की जगह क्या आ जाएगा, कितना रेडियस है 2, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 6 किलोग्राम मीटर। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, three identical metal balls each of radius r, these are placed touching each other on a horizontal surface such that equilateral triangle is formed when the center of three balls are joined। तो यहाँ पे क्या गिवन है, तीन मेटालिक वायर्स है जिनका रेडियस r है, ये एक दूसरे को टच कर रही हैं।
हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरह से कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, इनके सेंटर को अगर अगर हम ज्वाइन कर, मान लो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हमारा फर्स्ट बॉल, ये सेकंड बॉल और ये ऐसे थर्ड बॉल है, ठीक है। तो ये इनका सेंटर ये रहा, इनको ज्वाइन करके यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन, ऐसे है सिचुएशन। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इज लोकेटेड एट, तो सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहाँ पे आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मेटल बॉल है, ठीक है, तो इसका मेटल बॉल का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे आएगा, सेंटर पे। ये तीनों बॉल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे है। अब जब हमने इनको ज्वाइन कर दिया, एक ट्रायंगल बन गई, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ऐसे यहाँ बीच में आएगा, ठीक है। निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मान लो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, इसके क्या आ गए x2 y2, ये क्या है हमारे पास x3 y3, ठीक है। डी में ले लिए z1 z2 z3। अब सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, है ना, तीनों का x कोऑर्डिनेट का सम, तरह y कोऑर्डिनेट भी, इसी तरह z कोऑर्डिनेट, और वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा सेंट्रॉइड पे। सेंट्रॉइड को निकालने का फॉर्मूला भी तो हमारे पास यही होता है, सेंट्रॉइड भी हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। तो ये क्या है, ये जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे आ रहा है, सेंट्रॉइड पे आ रहा है। सेंट्रॉइड क्या होता है हमारे पास, ये जो मीडियंस ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, है ना। जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये मैंने इस पॉइंट से मीडियन ड्रॉ किया तो ये यही रहा, इस पॉइंट से मीडियन इस साइड पे ये रहा, इस साइड पे मीडियन ड्रॉ किया, ये रहा। तो ये वाला जो पॉइंट है, तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन, उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, और वहीं पे हमारा क्या आ रहा है, सेंटर ऑफ मास आ रहा है। तो ऑप्शन डी आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a solid sphere of radius r has moment of inertia I about an geometrical axis। तो एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास, जिसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है, और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ज्योमेट्रिकल एक्सिस मैं ये ले लेती हूँ, तो इसके सेंटर में से पास हो रही है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई है, तो वो हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 2/5 mr। सॉलिड स्फीयर है ना ये, ठीक है। इफ इट इज मेल्टेड इनटू अ डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अब इसको मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने के बाद ये ऐसी कुछ डिस्क मिल गई जिसका रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस कितनी है, टी है, ये थिकनेस कितनी है, टी है। its moment of inertia about the tangential axis which is perpendicular to plane of disk is also equal to I। तो ये टेंजेंशियल एक्सिस यहाँ पे मेंशन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है, सेम वैल्यू है, इट इज आल्सो इक्वल टू I, देन वैल्यू ऑफ R इज इक्वल, ठीक है। अब पहले इस डिस्क का देखो, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई आ गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल सकते हो, जैसे ये डिस्क के सेंटर से मैं ये एक एक्सिस पास कर दूं, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, या सेंटर में होता है, वहां से ये एक्सिस पास कर दी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ये कितना मिलेगा डिस्क के लिए, दैट इज mr² अपॉन 2, ठीक है। अब मुझे निकालना तो इस एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे देखो ये दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं हम यहाँ, कि मुझे ये जो सॉलिड लाइन है ये वाली टेंजेंशियल एक्सिस, इसके क्रॉस निकालना है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो आई है, इट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, mr² अपॉन मास m, d क्या होता है, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ये बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है, किसके इक्वल है, ये जितना रेडियस है वही डिस्टेंस बन रहा है, तो d की जगह क्या आ जाएगा, r²। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 mr², क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ये भी कितना इक्वल है, I के इक्वल ही है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, वो भी क्या था, I ही था, और डिस्क का इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट भी कितना है, I ही है, मतलब हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2/5 mr², दिस इज इक्वल टू 3/2 mr²,
मास कैपिटल एम से लिया है तो कैपिटल एम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एम फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ से स्मॉल आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, दिस इज 415 आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 2/√15 कैपिटल आर। ऑप्शन ए मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये हमारे पास थ्योरम होती है पैरेलल एक्सिस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए। हमें यहाँ पे ग्राफ बताना है किस तरह से आए। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन कैसे आ रही है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स स्क्वायर के साथ डिपेंडेंसी शो कर रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी कि ऐसी डिपेंडेंसी किसके बीच किसके लिए होती है, पैराबोला कर्व कि पैराबोला टाइप इक्वेशन है ना, डिपेंडेंसी एक्स स्क्वायर के साथ आ रही है। तो अगर मैं एक्स जीरो पुट कर दूं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा, आई ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, मतलब ये ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट नहीं। देखो पैराबोला मिल रहा है, ए तो बी सीधा ही से कैंसिल हो गए, सी और डी में से दोनों पैराबोलाज है, कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन आएगा। कि जब एक्स को जीरो फिल कर दोगे, ओरिजिन पे वैल्यू निकालोगे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जीरो नहीं है। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू स्फीयर ऑफ मासेस 2m एंड m, दीज आर इनिशियली एट रेस्ट एट डिस्टेंस अपार्ट। तो ये मान लो फर्स्ट स्फीयर है जिसका मास 2m है, ये सेकेंड स्फीयर है जिसका मास m है, दोनों कितने दूर पड़े हैं, r डिस्टेंस दूर। ड्यू टू म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे अप्रोच ईच अदर व्हेन दे आर सेपरेटेड at when they are at separation r/2, the acceleration of center of mass of sphere would। तो ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्स लगाने से क्या हुआ कि ये एक दूसरे की तरफ मूव करने लग गए और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, r/2। हमें एक्सेलरेशन बतानी है सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर। देखो जो एक्सेलरेशन होती है वो हम कैसे निकालते हैं, F/m, ठीक है, फोर्स पता होगी तब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे कौन सी होती है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये फोर्स कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मासेस है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, और ये कैसा नेचर है, इंटरनल फोर्स है। ये 2m वाला स्फीयर इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगी, ठीक है। ये मास m जो है 2m वाले स्फीयर को अपनी तरफ खींचेगा तो फोर्स इस तरफ लगेगी। तो यानी कि ये जो इंटरनल फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, इंटरनल फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कैसी है, इक्वल एंड ऑपोजिट, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम आएगा दोनों का, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगी, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कैंसल करेंगे एक दूसरे को, कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फोर्स ही कैंसल हो गई तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस जो है वो क्या कर रही है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है, और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या मिलेगी यहाँ पे, जीरो में। बाहर से फोर्स नहीं लगाई ना, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो पहले ही जीरो, इंटरनल फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है। नेक्स्ट है, ए रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, ठीक है, एक रिंग है हमारे पास ऐसे, लेट से का रेडियस आर है, आर कितना है 0.5 मीटर, मास कितना है 10 किलोग्राम, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट, लेट से ये डायमीटर ऐसे ले लेते हैं ये वाला, तो इसके अबाउट ये रोटेट कर रही है ऐसे। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 20 रेडियन पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी पूछा है। अब रोटेटिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये किसके अबाउट रोटेट कर रही है, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रही है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा रिंग का, दैट इज mr²/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, मास कितना है 0.5, आर स्क्वायर यानी कि, सॉरी मास है हमारे पास 10, 0.5 तो इसका रेडियस है उसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 2, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/4, दिस इज 5/10,
5/10 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20। मैंने 0.5 डेसिमल ओपन कर, ये कैंसिल हो गया इससे, ये 0 कैंसिल हो गया इससे, ये हमारे पास 2, ये 1, ये यहाँ पे 10, तो 5/5 इंटू 10 250 जॉउल आ रहा है। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दिस। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक बॉडी का गिवन है 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। It has the same kinetic energy as a mass 12 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ। तो ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेटिंग बॉडी की वो कितनी है, जितना ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। यही बोला गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है किसकी काइनेटिक एनर्जी से, जिसका मास कितना है 12 किलोग्राम, और वो किस वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, हमें वो वेलोसिटी निकालनी। तो रोटेटिंग बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ट्रांसलेशन मोशन के लिए हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 3, ओमेगा वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 1/2, मास कितना है ये वाला, मास ऑफ 12 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी निकालनी है। ये 2 से 2 फैक्टर कैंसिल हो गया, ये 12 इज इक्वल टू 12 वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे प्लस माइनस 1 आएगा। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मेंशन है, 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। अ सिलेंडर रोल्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या है कि इंक्लाइन प्लेन है ऐसे, ठीक है, इसकी इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, यहाँ से सिलेंडर रोल होके नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक्सलरेशन पूछी है हमारे पास, एक्सलरेशन का रिलेशन क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई ओवर एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिलेंडर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 सिलेंडर के लिए। तो ए इज इक्वल टू जी साइन, इंक्लिनेशन कितनी है 30 डिग्री, 1 प्लस दिस एम आर स्क्वायर अपॉन 2, ये एम आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया फैक्टर। तो यहाँ से एक्सलरेशन कितना मिला, जी साइन 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/2, यानी कि ये हमारे पास आ गया जी साइन 30 अपॉन 3। साइन 30 कितना होता है हमारे पास 1/2, ये 2 ऊपर ये 3 नीचे, ये कैंसिल हो गया फैक्टर। तो एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई जी बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डिस्क इज रोलिंग ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो एक डिस्क है जो इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रही है, ठीक है, ऐसे रोल करके नीचे आएगी। रेशो निकालनी है इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, वो हमारे पास कितनी होगी, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी मिल गई, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1/4 एम आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन भी तो हो रहा है, तो हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हाफ एम, वी की जगह लिख सकते हो आप, वी क्या होता है आर इंटू ओमेगा, ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना मिला 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एलसीएम लिया तो ये मिला 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। अब रेशो लेनी है, रेशो ले लेते हैं यहाँ पे, दैट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल कितनी आ रही है 1/4 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और टोटल कितनी है 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, सॉरी ये 4 एलसीएम आएगा ना, 3/4 आएगा यहाँ पे, तो ये 4 से 4 भी कैंसिल हो गया। रेशो कितनी मिली हमें यहाँ पे
1/3। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग रोटेट कर रही है ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, सी इज इट्स सेंटर and Q and P are 2 points which are equidistant from the C. The velocity Vp, Vq, Vc. These are magnitude of velocity of points P, Q and C respectively then. तो हमें ऑप्शन बताना है कि किसकी वेलोसिटी, किस पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। रोलिंग हो रही है, लेट से रोलिंग आगे की तरफ हो रही है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ये रोटेशन मोशन ऐसे होगा, आगे की तरफ जा रहा है तो लीनियर वेलोसिटी इसकी इस तरफ। ठीक है, तो सेंटर वी सी की वेलोसिटी तो वी आ गई। अब क्योंकि ये इस तरफ ऐसे रोटेट हो रहा है, क्यू पॉइंट जो है, देखो ट्रांसलेशन मोशन तो इस तरफ ही होगा, रोटेशन मोशन की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस तरफ मिलेगी। ठीक है, और वो वेलोसिटी कितनी होती है, आर ओमेगा, और नेट रिजल्टेंट फोर्स हम अगर वेलोसिटी निकाले वी क्यू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर पूरा निकाले हम इसको ऐड करके तो वी क्यू कितना आ जाएगा, दोनों को सम हो रहा है यहाँ पे, दैट इज वी प्लस आर ओमेगा। रूट का रिजल्टेंट निकालना ना, दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये वी क्यू आ रहा है मेरे। अब पी पॉइंट पे देखिए, ट्रांसलेशन मोशन की वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, रोटेशन मोशन के लिए हमारे पास यहाँ पे ये पॉइंट इस तरफ आएगा रोटेशन मोशन की वजह से। ठीक है, तो ये वेलोसिटी कुछ इस तरफ ऐसे पीछे की तरफ मिलेगी, जब ये रोटेट करेगा रोटेशन की वजह से, रोटेशन मोशन ऐसे हो रहा है ना तरह से, तो P पे जो वेलोसिटी है वो कम मिलेगी, दैट इज V माइनस आर ओमेगा, कुछ ऐसा फैक्टर मिलेगा, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ जा रही है तो आगे वाली वेलोसिटी V वाली वैल्यू ज्यादा मिलेगी, और आर ओमेगा की वजह से जो वेलोसिटी मिल रही है वो पीछे की तरफ है अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट जो है वो V माइनस आर ओमेगा आएगा। ठीक है, इसको ऐसे रिजल्टेंट की जगह निकालने की बजाय ऐसे भी कि अगर ये यहाँ पे बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे, तो आर ओमेगा की डायरेक्शन तो नीचे की तरफ होगी ना, रोटेशनल मोशन आर ओमेगा, यहाँ पी पॉइंट पे ये रोटेशन मोशन हो रहा है तो ये ऐसे इस तरफ पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर आप पूछो क्यू पॉइंट पे, मैं फिर से बना देती हूँ डायरेक्शन, पी इस तरफ घूम के आ रही है ऐसे, तो V इज इक्वल टू आर ओमेगा इस तरफ ही मिलेगा जब ऐसे घूम के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आर ओमेगा ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये P पॉइंट क्या है, ऐसे जा रही है ऑब्जेक्ट रोटेट करके, तो ये आर ओमेगा वाली डायरेक्शन इस तरफ और ये V इस, तो P की जो नेट वेलोसिटी आएगी P पॉइंट की, क्योंकि बॉडी आगे की तरफ रोल करके जा रही है तो आगे वाला फैक्टर ज्यादा मिलेगा, P माइनस आर ओमेगा, और Q पे क्या है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, V प्लस आर ओमेगा आ जाएगा, तो Q की वेलोसिटी आपको ज्यादा मिल रही है, फिर C की, फिर P की, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टू बॉल्स ईच ऑफ मास m, these are placed on vertices a and b, a और b पे मास m रखा हुआ है। ठीक है, ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल abc जिसकी साइड हमें 1 मीटर, a ball of mass 2m it is placed at the vertex c, यहाँ पे मास 2m placed है c पॉइंट पे, center of mass of system from the vertex a it is located at origin is, तो सेंटर ऑफ मास हमें बताना है, उन्होंने बोला है कि जो वर्टेक्स ए है वो क्या है, दैट इज एट द ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 आ गए, ए के, बी के कितने आ जाएंगे 1 0। ठीक है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो हाफ हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट ये हाफ है, ये 1 मीटर है, वाई कोऑर्डिनेट ये वाला आएगा जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से 1 माइनस 1/4, 3/4 यानी कि √3/2 आएगा वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो हाफ है।
अब सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन नीचे तीनों मासेस का सम। ठीक है, तो m1 कितना है, m ए पॉइंट पे जो मास है, एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0, सेकेंड मास बी पॉइंट पे कितना है m और एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, प्लस वाई कोऑर्डिनेट सॉरी ये जो सी पे है इसका मास 2m और एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1/2, नीचे सबका मासेस m प्लस 2m, तो ये कितना मिला, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m प्लस m ऊपर बचा 2m, नीचे कितना है 4m, m से m कैंसिल, 1/2 फैक्टर आया, यानी कि ये ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, √3/4 तो है ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट 1/2 मिल। अब y कोऑर्डिनेट भी निकालना पड़ेगा, वो भी ऐसे ही निकाल सकते हैं हम। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, फर्स्ट मास है m, उसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस ये जो सेकेंड मास है m, उसका y कोऑर्डिनेट 0 प्लस थर्ड मास है 2m, इसका y कोऑर्डिनेट √3/2 अपॉन टोटल मास तो 4m ही रहेगा, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा √3m, नीचे 4m, ये m से m भी कैंसिल हो गया, y कोऑर्डिनेट मिल रहा है √3/4। ठीक है, तो ऑप्शन सी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टोन ऑफ मास m, it is tied to the string of length l, it is rotating along a circular path with the constant speed v। अब यहाँ पे एक स्टोन लिया, स्टोन को एक रोप से टाई कर दिया और उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये स्टोन है, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है इसकी। तो यहाँ पे टॉर्क पूछा गया कितना होगा, देखो टॉर्क यहाँ पे क्या होता है, r क्रॉस f, यानी कि आर एफ साइन थीटा। अब बात करें अगर हम ये रीजन के अबाउट ही फाइंड करेंगे ना टॉर्क, ठीक है, तो आर भी जो है वो ये डिस्टेंस मिलेगा, इज द आर, और जो फोर्स है वो भी इसी तरफ लग रही है अलोंग द आर, ठीक है, वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, तो टॉर्क क्या मिलेगा आपको 0, डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग with folded hands at the center of platform rotating about its central axis। let's say ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, इसके अबाउट ये प्लेटफॉर्म घूम रहा है, ठीक है, और ये जो चाइल्ड है वो यहाँ पे खड़ा है, प्लेटफॉर्म पे ही खड़ा है ऐसे, ठीक है, और उसने अपनी आर्म्स को फोल्ड किया हुआ है, फोल्ड करके खड़ा है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज के, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या है, के है। Then the child stretches his arm so that moment of inertia of system becomes double। फिर उसने क्या किया कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे वो खड़ा है, जो रोटेट कर रहा है, यहाँ पे उसने अपनी आर्म्स को क्या कर लिया, स्ट्रेच कर लिया, ऐसे ओपन करके खड़ा हो गया, स्ट्रेच कर लिया आर्म्स। तो इस सिचुएशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डबल हो रहा है। अगर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, यहाँ पे 2i हो जाए। काइनेटिक एनर्जी हमें सिस्टम की बतानी है कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म घूम रहा है, तो एक्सटर्नल टॉर्क तो नहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है, तो अगर टॉर्क 0 लग रहा है तो dl/dt क्या होता है, टॉर्क के इक्वल, यानी कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व मिलेगा, फिर dl/dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो किसी का डेरिवेटिव 0 होने का मतलब कि वो चीज क्या है, कंजर्व्ड है। अब एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है, k इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन वाई, ये रिलेशन होता है। अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि देखो एल तो चेंज नहीं हो रहा, एल कंजर्व है, टू भी कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मान लो फर्स्ट सिचुएशन के लिए k1 है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और इसके लिए k2 है, I1 की वैल्यू I ले लेते हैं, I2 की वैल्यू 2i, तो यहाँ से रेशो लिख सकते हो आप k1 अपॉन k2 दैट इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। तो k1 इज k, क्योंकि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी k गिवन है, k2 की वैल्यू निकालनी है, I2 कितना है 2 टाइम्स i और I1 इज i, ये कैंसिल हो गया फैक्टर, तो यहाँ से k2 की वैल्यू क्या आ रही है, k/2, मतलब हाफ हो रही है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी मिलेगा इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रिंग्स ईच ऑफ मास m ऑफ रेडियस r दीज आर अरेंज्ड एज शो। तो ये तीन जो है रिंग्स है, ठीक है, इनका रेडियस कितना है, r है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट द वाई वाई डैश एक्सिस, ये जो एक्सिस ड्रॉ की गई है वाई वाई डैश, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो निकालना है। मैं इसको फर्स्ट रिंग ले लेती हूँ, ये सेकंड रिंग, ये थर्ड रिंग। तो वाई वाई डैश के अलोंग निकालना है, तो फर्स्ट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेकंड रिंग के लिए, फिर थर्ड रिंग के लिए, तीनों निकालेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट जो रिंग है उसके ये एक्सिस कैसे है, डायमीटर के अलोंग है ना ये एक्सिस फर्स्ट रिंग के लिए। तो I1 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायमीटर के अलोंग कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट के लिए ये जो एक्सिस है वो डायमीटर के लॉन्ग है, डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, mr²/2। अब अगर I2 की बात करें हम, इसके सेंटर में से एक्सिस में ये पास कर रही हूँ सेंटर ऑफ मास से। अब ये वाली एक्सिस जो मैंने ड्रॉ की वो वाई वाई डैश एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं हम, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, मान लो ये एक्सिस क्या है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, क्योंकि इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m/d², ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी मैंने। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास के थ्रू जो एक्सिस पास कर रही है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr², ठीक है। और ये वाला आ गया m, डिस्टेंस कितना है, r²। ये भी क्या बन रहा है, डायमीटर ही तो बन रहा है, डायमीटर वाला रिजल्ट यूज होगा ये, ठीक है। क्या है सिचुएशन, ये रिंग है और इसके अबाउट निकालना है। अब ये एक्सिस जो है वाई वाई डैश है, ये इसके डायमीटर के पैरेलल आएगी ना। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है हमारे पास, mr²/2। तो ये कितना मिला, 3/2 mr², ये I2 की वैल्यू आ गई। अब अगर I3 देखो आप, तो यहाँ इसके सेंटर में से ऐसे अगर आप एक एक्सिस ड्रॉ करो, तो ये कौन सी एक्सिस है, डायमीटर के अलोंग, ये भी इसके पैरेलल ही दिख रही है। तो I3 की वैल्यू कैसे आएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो ये सेंटर ऑफ मास वाला रिजल्ट नहीं है, डायमीटर, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है डायमीटर के अबाउट प्लस m/d²। तो ये मिला आपके पास mr²/2 प्लस md की वैल्यू तो यही आएगी जो रेडियस है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3/2 mr²। अब सबको ऐड कर देते हैं, I1 कितना है, mr²/2, I2 इज 3/2 mr², I3 भी इतना ही मिल रहा है। तो ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 7/2 mr²। ऑप्शन डी मिल रहा है इसका करेक्ट आंसर।